हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टुडे टारगेट में। आज हम देखेंगे सीटेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है, 60 नंबर की पूछी जाती है। तो जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं पीवाईक्यू क्वेश्चन प्लस देखिए सिलेबस के अनुसार सभी एमसीक्यू आपको करवा रहे हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि जितनी भी मेरी क्लासेस हो सभी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए इसके पहले जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, प्लीज़ जो लोग नहीं देखे होंगे उसको जाके प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लेंगे, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिएगा, आपके कितने स्कोर बने हैं आज के सेशन में। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। और देखिए आपके एग्ज़ाम में अब बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा है, तो देखिए जितना हो सके ईमानदारी से पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। तो जैसे आपको क्वेश्चन करवा रहे हैं अगर आपने कर लिया समझकर तो आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत होने वाली नहीं है आपको सीटेट में। कथन ए और बी को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है, जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं वायु दाब तेज़ी से गिरता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैसे जैसे हम वायुमंडल की परतों में ऊपर जाते हैं वायु दाब तेज़ी से गिरने लगता है। कथन बी है, ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का घनत्व बढ़ता जाता है। तो आपका देखिए यहाँ पे कथन बी गलत हो जाएगा। देखिए ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का घनत्व कम होता है, ना कि बढ़ता है, इसलिए आपका कथन बी गलत हो जाएगा। देखिए समझते हैं पहला क्यों सही हो जाएगा, क्या कारण है। तो पृथ्वी के ठीक ऊपर हवा की मोटी परत है जिसका वजन दबाव जमीन पर सबसे ज़्यादा होता है। जैसे ही हम पहाड़ों पर या आसमान में ऊपर जाते हैं हमारे ऊपर की हवा कम हो जाती है, इसलिए हवा का दबाव वायु दाब तेज़ी से घटने लगता है, इसलिए आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। और दूसरा क्यों गलत हो जाएगा। देखिए दूसरा गलत हो जाएगा क्योंकि ऊपर जाने पर हवा पतली हल्की होने लगती है, यानी हवा के कण दूर दूर हो जाते हैं। इसका मतलब है कि ऊंचाई पर हवा का घनत्व घटने लगता है, ना कि बढ़ता है, इसलिए आपका दूसरा यहाँ पे देखिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोगों ने जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई और सामाजिक समानता तथा न्याय की मांग के लिए आंदोलन शुरू किए। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोगों ने जाति भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठाई थी और सामाजिक समानता तथा न्याय की मांग करने के लिए आंदोलन शुरू किए गए थे। तो किसने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा बी ऑप्शन, ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ज्योतिबा राव फूले ने सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। देखिए समझते हैं, देखिए महाराष्ट्र के महान समाज सुधारक ज्योतिबा राव फूले ने साल 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। इसका मुख्य उद्देश्य था कि समाज के पिछड़े, शोषित और दलित वर्गों के लोगों को जातिवाद के भेदभाव से मुक्त कराना था, उन्हें न्याय दिलाना था और शिक्षा के प्रति जागरूक करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के शासनकाल के दौरान सुलह-ए-कुल के विचार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो अकबर के शासनकाल के दौरान सुलह-ए-कुल के विचार का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। सुलह-ए-कुल का विचार का मुख्य उद्देश्य था कि विभिन्न धर्मों के लोगों के बीच सहिष्णुता, न्याय और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व को बढ़ावा देना था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, सुलह-ए-कुल का सीधा मतलब था सबके साथ शांति और भाईचारा को बढ़ावा देना था। अकबर के साम्राज्य में अलग अलग धर्मों और संस्कृतियों के लोग रहते थे। राज्य में शांति बनाए रखने के लिए अकबर ने यह नीति अपनाई थी जो किसी एक धर्म का पक्ष लेने के बजाय सच्चाई, न्याय, दया और सभी धर्मों के लोगों को आपस में मिलजुल कर रहने की सीख देती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद आर्टिकल यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी नागरिक के साथ केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा।
तो वह देखिए आर्टिकल 15 हो जाएगा। आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा सेकेंड ऑप्शन। अनुच्छेद 15 ये सुनिश्चित करता है कि केवल धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता है। देखिए समझते हैं। देखिए हमारे संविधान का अनुच्छेद 15 देश के हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है। ये साफ कहता है कि सरकार या कोई भी व्यक्ति किसी भी इंसान के साथ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता है कि उसका धर्म क्या है, उसकी जाति क्या है, वह लड़का है या लड़की है, या उसका जन्म कहाँ हुआ है, और सभी दुकानों को सार्वजनिक कुओं और होटलों के इस्तेमाल का बराबर हक देता है आर्टिकल 15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? तो कौन सा ऊर्जा का नवीकरणीय संसाधन है? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगा। सौर ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन होता है, जबकि देखिए कोयला, पेट्रोलियम ये सभी अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। देखिए प्राकृतिक गैस भी अनवीकरणीय संसाधन होते हैं। देखिए समझते हैं। देखिए नवीकरणीय संसाधन का मतलब होता है ऐसी ऊर्जा जो कभी खत्म नहीं होगी और जिसे बार बार नया बनाया जा सकता है। सूर्य की रोशनी सौर ऊर्जा और हवा पवन ऊर्जा से मिलती है और यह कभी खत्म नहीं होगी। दूसरी तरफ देखिए कोयला, पेट्रोलियम गैस अनवीकरणीय संसाधन हैं, क्योंकि इन्हें एक बार इस्तेमाल कर लिया तो हमेशा के लिए यह खत्म हो जाते हैं। देखिए कोयला, पेट्रोलियम अनवीकरणीय संसाधन होते हैं जो सीमित मात्रा में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता विषय पर पढ़ाना चाहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता विषय पर पढ़ाना चाहती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता विषय पर पढ़ाना चाहती है। इसके लिए सबसे प्रभावी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM क्या होगी? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों के स्वयं के पारिवारिक और सांस्कृतिक अनुभवों के केस स्टडी और उदाहरण को साझा करना हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए बच्चों को विविधता जैसे अलग अलग राज्यों का खान पान, पहनावा, भाषा या त्यौहार किताबों से रटवाने के बजाय अगर क्लास के बच्चों से ही उनके घरों के तरीकों और अनुभव को पूछकर चर्चा किया जाए तो बच्चे बहुत जल्दी और गहराई से समझ जाते हैं और बच्चों का वास्तविक जीवन के उदाहरणों से सीखना सबसे टिकाऊ होता है। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतुओं के बदलने के पीछे मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो पृथ्वी पर ऋतुओं का बदलने के पीछे मुख्य कारण क्या हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करना और अपने अक्ष पर झुका होना हो जाएगा, ऋतु परिवर्तन का कारण हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 13.5 डिग्री झुकी हुई है। इस झुकाव के कारण वर्ष के अलग अलग समय में सूर्य की किरणें पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर पड़ती है। उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध पर सीधी या तिरछी पड़ती है। जब झुका हुआ हिस्सा सूर्य की तरफ होता है तो वहाँ गर्मी का मौसम होता है और जो हिस्सा सूर्य से दूर होता है वहाँ ठंड का मौसम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल काल के दौरान उर और नाडु शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? तो चोल काल के दौरान उर और नाडु शब्द किससे संबंधित हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। किसानों की बस्तियों और गांव के समूह से संबंधित हैं। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए दक्षिण भारत के शक्तिशाली चोल वंश के समय शासन चलाने के लिए इलाकों को अलग अलग नामों से जाना जाता था। जब बहुत सारे किसान एक जगह बस जाते थे तो उनकी बस्ती को उर कहा जाता था और जब ऐसे कई सारे गांव या बस्तियां आपस में मिल जाती थी तो उनके पूरे समूह या इलाके को नायडू कहा जाता था।
देखिए जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार प्लीज़ आप लोग देखिए सेशन को लाइक शेयर कर दिया करिए। आप लोगों के लाइक शेयर की संख्या बहुत कम होती है, तो प्लीज़ आप लोग देखिए एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितने भी देखिए क्वेश्चन करवा रहे हैं आपको ईमानदारी से करवा रहे हैं, वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया देखिए तो आपको एसएसटी में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए भारतीय संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प चुनिए। तो कथन ए है, लोकसभा एक अस्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। लोकसभा देखिए अस्थायी सदन नहीं होती है। देखिए लोकसभा अस्थायी सदन नहीं होती है बल्कि राज्यसभा अस्थायी सदन होती है। तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है, इसलिए पहला आपका कथन गलत हो जाएगा। कथन बी है, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आपका देखिए यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। तो आपका कथन बी सही हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ए गलत हो जाएगा लेकिन बी सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए लोकसभा अस्थायी नहीं होती है बल्कि इसका चुनाव हर 5 साल में होता है और इसे समय से पहले भी भंग किया जा सकता है। और राज्यसभा अस्थायी सदन होती है। तो राज्यसभा अस्थायी सदन होती है और देखिए लोकसभा अस्थायी सदन नहीं होती है बल्कि इसे भंग किया जा सकता है बीच में। देखिए आपका बी क्यों सही हो जाएगा, क्योंकि आम जनता राज्यसभा के सांसदों को सीधे वोट नहीं देती है बल्कि जनता जिन विधायकों को चुनकर विधानसभा में भेजती है वही विधायक वोट डालकर राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैब्राडोर जलधारा और गल्फ स्ट्रीम क्रमशः किस प्रकार की महासागरीय धाराएं हैं। तो लैब्राडोर धारा कैसी है और गल्फ स्ट्रीम धारा कैसी है, तो देखते हैं। तो पहला है, दोनों ही गर्म जल धाराएं हैं। तो आपका पहला गलत हो जाएगा। दूसरा है, दोनों ही ठंडी जल धाराएं हैं। तीसरा है, लैब्राडोर ठंडी जलधारा है और गल्फ स्ट्रीम गर्म जलधारा है। तो आपका राइट आंसर देखिए यहाँ पे तीसरा ही बिल्कुल सही हो जाएगा। लैब्राडोर जो होती है यह ठंडी जलधारा होती है और गल्फ स्ट्रीम यह गर्म जलधारा होती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। समुद्र का पानी नदियों की तरफ एक निश्चित दिशा में बहता है जिसे समुद्री धारा कहते हैं। लैब्राडोर जो होती है यह धारा ध्रुवों बर्फीले इलाकों से नीचे की तरफ आती है, इसलिए यह ठंडी धारा होती है। तो लैब्राडोर जो होती है वह ध्रुवों से नीचे की ओर आती है, इसलिए यह ठंडी जलधारा होती है। और देखिए गल्फ स्ट्रीम भूमध्य रेखा गर्म इलाके से ऊपर की तरफ जाती है। तो गल्फ स्ट्रीम जो होती है वह भूमध्य रेखा से वह ध्रुवों की तरफ जाती है, इसलिए देखिए यह गर्म जलधारा होती है। और जहाँ ये दोनों धाराएं आपस में मिलती हैं वहाँ दुनिया का सबसे अच्छा मछली पकड़ने का क्षेत्र बनता है। तो जब ठंडी धाराएं और गर्म धाराएं आपस में मिलती हैं यह दुनिया का मछली पकड़ने का सबसे सर्वोत्तम क्षेत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्राथमिक स्रोतों प्राइमरी सोर्स के उपयोग का मुख्य लाभ क्या होता है। तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में प्राथमिक स्रोतों का मुख्य लाभ क्या होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों को ऐतिहासिक घटनाओं के साथ जुड़ने और समालोचनात्मक सोच विकसित करने का अवसर देना होता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए प्राथमिक स्रोत का मतलब होता है इतिहास के समय की असली चीज़ें, जैसे पुराने सिक्के, गांधी जी के हाथ से लिखी गई चिट्ठी या उस समय के किले। जब बच्चे इन असली चीज़ों को देखते हैं या उनके बारे में पढ़ते हैं तो वे सिर्फ कहानी नहीं रटते हैं बल्कि खुद वैज्ञानिक की तरह सोचते हैं कि यह सिक्का किस धातु का है, इस पर किसकी फ़ोटो है। इससे उनका दिमाग तेज होता है, वह जल्दी किसी भी चीज़ को सीख जाते हैं प्राथमिक स्रोत से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन चलाने के लिए क्या बड़ा बदलाव किया था। तो 1857 के विद्रोह के बाद
ब्रिटिश सरकार ने भारत में शासन चलाने के लिए क्या बदलाव किए थे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार छीनकर ब्रिटिश क्राउन ब्रिटेन की महारानी को सौंप दिए थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, 1857 की इतनी बड़ी क्रांति को देखकर अंग्रेज सरकार डर गई थी। उन्हें लगा था कि व्यापार करने वाली ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत को संभाल नहीं पा रही है। इसलिए 1858 में एक नया कानून बनाकर भारत का पूरा शासन सीधे ब्रिटेन की सरकार और महारानी के हाथ सौंप दिया गया था, ताकि वे भारत पर सीधे राज कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिलेखों इनक्रप्शन के बारे में सही है? तो कौन सा कथन अभिलेखों के बारे में सही है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह पत्थर धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण खोदकर लिखे जाते थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अभिलेख जो थे वह पत्थर या धातु जैसी कठोर सतहों पर उत्कीर्ण करवाए जाते थे। देखिए, राजा महाराजा जैसे सम्राट अशोक अपने आदेशों, जीतों या नियमों को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए उन्हें पत्थरों, चट्टानों या लोहे तांबे के खंभों पर खुदवा देते थे। कठोर सतह पर लिखे जाते थे अभिलेख, इसलिए यह हजारों साल बाद भी सुरक्षित मिले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की कक्षा में छात्रों को मानचित्र में पढ़ाना सिखाते समय शिक्षक को सबसे पहले किस बात पर ध्यान देना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। मानचित्र के 3 मुख्य घटकों दूरी, दिशा और प्रतीकों को समझाना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने पर किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? तो द्रवित मैग्मा के ठंडा होकर ठोस हो जाने पर किस प्रकार की चट्टानों का निर्माण होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कायांतरित चट्टानें मेटामॉर्फिक रॉक्स बनती है द्रवित मैग्मा के ठंडा होने पर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, धरती के अंदर का पिघला हुआ लावा मैग्मा जब ज्वालामुखी फटने से बाहर आता है या अंदर ही धीरे धीरे ठंडा होकर जम जाता है, तो उससे बनने वाले पत्थरों को आग्नेय यानी आग से बनी चट्टानों कहते हैं। जैसे ग्रेनाइट और बेसाल्ट इसके उदाहरण हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसकी 2/3 लगभग 71% सतह पानी से ढकी हुई है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। देखिए समझते हैं, देखिए जब अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी को देखा जाता है तो महासागरों और समुद्रों के फैलाव के कारण यह पूरी नीली दिखाई देती है। धरती के बहुत बड़े हिस्से पर पानी मौजूद होने के कारण ही इसे नीला ग्रह का नाम दिया गया है। इसे नीला ग्रह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साप्ताहिक बाजारों का मुख्य लाभ उपभोक्ताओं खरीदने वालों के लिए क्या होता है? तो साप्ताहिक बाजारों का मुख्य लाभ उपभोक्ताओं खरीदने वालों के लिए क्या होता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। साप्ताहिक बाजारों का मुख्य लाभ होता है उपभोक्ताओं को वहाँ रोज़मर्रा की ज़रूरत की ज़्यादातर चीज़ें एक ही जगह पर और सस्ती कीमतों पर मिल जाती हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, साप्ताहिक बाजार जैसे मंगल बाजार, बुध बाजार हफ्ते में किसी एक दिन किसी खास जगह पर लगते हैं। इन दुकानदारों को पक्की दुकानों की तरह बिजली का बिल, दुकान का किराया या सरकारी टैक्स नहीं देना पड़ता है, इसलिए वे सामान सस्ता बेचते हैं। साथ ही सब्जी, कपड़े, बर्तन सब एक ही जगह पर मिल जाते हैं, जिससे समय और पैसा दोनों बचते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु और योग्यता क्या होनी चाहिए? तो पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा।
उस गांव का रहने वाला हर वह व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक हो और उसका नाम मतदाता की सूची में हो, तो वह ग्राम सभा का सदस्य बनने के लिए योग्यता प्राप्त कर लेता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए गांव का कोई भी नागरिक, चाहे महिला हो या पुरुष हो या अमीर हो या गरीब हो, जो 18 साल का हो चुका है और जिसे वोट देने का अधिकार मिला है, वह अपने आप उस गांव की ग्राम सभा का सदस्य बन जाता है। इसके लिए कोई पढ़ाई या पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के समय तवरीख लिखने वाले लेखकों के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो दिल्ली सल्तनत के समय तवरीख लिखने वाले लेखकों के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला है, वे गांव में रहते थे और किसानों के सुख दुख लिखते थे। तो आपका देखिए यहाँ पे पहला बिल्कुल गलत हो जाएगा। तवरीख के लेखक शहरों में रहते थे, ना कि गांव में रहते थे। वह देखिए आम किसानों के बारे में नहीं लिखा करते थे, बल्कि राजा के बारे में लिखा करते थे। दूसरा है, वे नगरों विशेषकर दिल्ली में रहते थे और सुल्तानों को खुश करने के लिए इतिहास लिखते थे ताकि उन्हें भारी इनाम मिल सके। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए तौरीख लिखने वाले लोग पढ़े लिखे सचिव, दरबारी या कवि होते थे। जो सुल्तान राजा के महल और शहरों में रहते थे, वे राजाओं को खुश करने के लिए उनसे महंगे तोहफे व जागीर पाने के लिए राजा की तारीफों के फूल बांटते थे और इतिहास लिखते थे। इसलिए उनकी किताबों में आम जनता या किसानों की ज़िंदगी के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 19वीं सदी में पुणे में सत्यशोधक समाज के अलावा महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और मुक्ति मिशन की स्थापना करने वाली प्रसिद्ध महिला सुधारक कौन थी? तो 19वीं सदी में पुणे में सत्यशोधक समाज के अलावा महिलाओं की शिक्षा के लिए शारदा सदन और मुक्ति मिशन की स्थापना करने वाली प्रसिद्ध महिला समाज सुधारक कौन थी? तो यह देखिए पंडिता रमाबाई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। पंडिता रमाबाई संस्कृत की बहुत अच्छी बड़ी विद्वान थी। उन्होंने देखा कि समाज में विधवा महिलाओं और लड़कियों की स्थिति बहुत खराब है, इसलिए ऊंची जाति की हिंदू विधवा महिलाओं को रहने, पढ़ने और आत्मनिर्भर बनाने के लिए आश्रम और स्कूल खोले थे ताकि वे समाज में सम्मान से जी सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक कृषि की मुख्य विशेषता क्या होती है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। इनमें फसलों का उत्पादन और पशुपालन से मुख्य रूप से बाजार में बेचने, मुनाफा कमाने के उद्देश्य से बड़े पैमाने पर किया जाता है वाणिज्यिक कृषि। देखिए वाणिज्यिक कृषि का मतलब ही होता है व्यापार। इस खेती में बड़े बड़े खेतों पर ट्रैक्टरों और आधुनिक मशीनों की मदद से बड़े पैमानों पर फसलें जैसे चाय, कॉफ़ी, कपास उगाई जाती है ताकि उन्हें मंडियों या विदेशों में बेचकर ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। उस राज्य का राज्यपाल, गवर्नर करते हैं। तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर की नियुक्ति करते हैं, तो उस राज्य का राज्यपाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूछताछ आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो सामाजिक विज्ञान की कक्षा में पूछताछ आधारित दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों के सामने ऐसी समस्याएं और परिस्थितियां रखना जहां वे खुद खोजबीन कर सकें और सवाल पूछें और निष्कर्ष निकालें। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पूछताछ आधारित पढ़ाई का मतलब होता है बच्चों को वैज्ञानिक या खोजी बनाना होता है। अगर टीचर बच्चों को कोई समस्या दे दें, जैसे हमारे गांव में पानी की कमी क्यों हो रही है, क्या कारण है, तो बच्चे खुद लोगों से पूछेंगे, कारण ढूंढेंगे और उपाय सोचेंगे और उनका दिमाग सक्रिय रूप से काम करता है। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन को अचानक क्यों रोक दिया था? तो महात्मा गांधी ने
22 में असहयोग आंदोलन को अचानक क्यों रोक दिया था, क्या कारण हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चौरी चौरा नामक स्थान पर हिंसक घटना घटित हुई थी, जहां भीड़ ने एक पुलिस थाने को आग लगा दी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, गांधी जी का पूरा आंदोलन अहिंसा बिना लड़ाई झगड़े पर टिका था। फरवरी 1922 में उत्तर प्रदेश के चौरी चौरा में गुस्साए प्रदर्शनकारियों ने पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए थे। हिंसा की खबर सुनते ही गांधी जी बहुत दुखी हो गए थे और उन्होंने तुरंत ही आंदोलन को वापस ले लिया था, क्योंकि वे किसी भी कीमत पर हिंसा नहीं करना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च दाब क्षेत्र हाई प्रेशर एरिया से निम्न दाब क्षेत्र की ओर वायु की गति क्या कहा जाता है? तो उच्च दाब क्षेत्र से निम्न दाब क्षेत्र की वायु की गति को क्या कहा जाता है? तो यह देखिए पवन हवा कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, हवा का सीधा नियम है वह हमेशा उस जगह से चलती है जहाँ बहुत भारी और घनी हवा उच्च दाब होती है, उस तरफ जहाँ हवा हल्की या खाली निम्न दाब होती है। इसी हवा के बहने को हम पवन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल विवाह की क्रूर प्रथा को रोकने के लिए ब्रिटिश काल में किस वर्ष बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया था, जिसे आमतौर पर शारदा एक्ट भी कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 1929 में पारित किया गया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए, बाल विवाह को रोकने के लिए लंबे संघर्ष के बाद 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम शारदा एक्ट पास हुआ था। इस कानून के तहत शादी के लिए पुरुष की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए, और देखिए वहीं महिला की न्यूनतम आयु होनी चाहिए 14 वर्ष होनी चाहिए। तो यह तय की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव और अजैव में बांटा जाता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा? तो उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को जैव संसाधन और अजैव संसाधन में बांटा जाता है, तो कौन सा अजैव संसाधन हो जाएगा? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा हो जाएगा, चट्टानें, मिट्टी और खनिज हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह अजैव संसाधन का उदाहरण हो जाएगा। देखिए, अजैव संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, जैसे मृदा, मिट्टी, चट्टानें, हवा, पानी और खनिज। जबकि पौधे, पशु और मनुष्य सजीव होते हैं, इसलिए इन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोगैस के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो बायोगैस के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। ये जैविक कचरे जैसे मृत पौधे, गोबर और रसोई के कचरे और गैस ईंधन में बदलकर प्राप्त की जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बायोगैस के बारे में तो आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह जैविक कचरे और जैसे मृत पौधे, गोबर और रसोई के कचरे को गैस ईंधन में बदलकर प्राप्त की जाती है। देखिए, बायोगैस एक नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में पशुओं के गोबर और गीले कचरे को बैक्टीरिया द्वारा सड़ाकर बनाई जाती है। यह गैस मुख्य रूप से मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होती है, जिसका उपयोग खाना पकाने और बिजली बनाने में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रवादी आंदोलनों के दौरान किस नेता ने महिलाओं के लिए मताधिकार, राइट टू वोट और समानता के संघर्ष का समर्थन किया और उन्हें राष्ट्रीय आंदोलनों में शामिल होने के लिए प्रेरित किया था? तो वह देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, बी ऑप्शन, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जी ने प्रेरित किया था। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संस्कृत के महान विदुषी पंडिता रमाबाई के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? तो संस्कृत की महान विदुषी पंडिता रमाबाई के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन सही हो जाएगा। पंडिता रमाबाई पुणे में एक विधवा गृह
मुक्त मिशन शारदा सदन की स्थापना की थी, जहां बेसहारा महिलाओं को आश्रय दिया जाता था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, आपको जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट करवा रहे हैं, और जितने भी देखिए क्वेश्चन हैं सभी सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट हैं। तो देखिए, जितने भी क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं सभी ईमानदारी से करवा रहे हैं। तो आप भी देखिए ईमानदारी से पढ़िए, डेली क्लासेस लेते रहिए, ताकि आपका देखिए सीटेट अच्छे नंबर से निकल सके। और देखिए डेली क्लास लीजिए। देखिए, समझते हैं। पंडिता रामाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं पर बहुत अत्याचार करता है, और उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर एक किताब लिखी थी। और उन्होंने पुणे में एक आश्रम भी खोला था, शारदा सदन खोला था, जहां असहाय विधवाओं को रहने की जगह दी जाती थी, और उन्हें सिलाई छपाई जैसे काम सिखाए जाते थे, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। देखिए, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, तो अपना स्कोर ज़रूर बताइएगा। आपके 31 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन बने हैं। और देखिए, जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं और सीडीपी की, तो उसको जाके ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बन चुकी है। और एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चट्टानों के रूपांतरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही जोड़ा सुमेलित हो जाएगा। तो वह देखिए, आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। चूना पत्थर संगमरमर में बदलता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। तो आज के लिए देखिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। और डेली क्लासेस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी जो भी क्लासेस होगी प्रॉपर तरीके से आपको मिलती रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।